हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम मार्च करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई 2022 प्रीलिम्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि बाकी सबको भी हेल्प मिल पाए और हम भी ग्रो कर पाएँ आपके साथ। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ हमने इकोनॉमिक्स का चैलेंज भी लॉन्च किया हुआ है, जिस दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें हम आपको इकोनॉमिक्स मास्टर करा रहे हैं 7 डेज़ में। सो प्लीज़ गो एंड लुक एट दिस कोर्स। कहाँ पे मिलेगा आपको ये कोर्स? www.thelaymanway.com पे मिल जाएगा आपको ये कोर्स। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ ही साथ हमने CSAT का भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, दैट इज़ जस्ट एट 499 रुपीज़। इसमें हम PYQs रिवाइज़ कर रहे हैं PYQs रिवाइज कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर बैकग्राउंड थ्योरी भी, है ना। और इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स और कॉम्प्रिहेंशन को भी कर रहे हैं। सो इफ़ यू फील कि CSAT में आपको प्रॉब्लम होती है सिंस अभी प्रीलिम्स पास आ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस कोर्स। इसमें हम आपका 1-on-1 डाउट क्लियरेंस सेशन भी रखते हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमेशा आपके क्लियर होते रहें। करेक्ट। चलिए, अभी ये अनाउंसमेंट के बाद हम आज आगे बढ़ते हैं और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जो है वो किस में मिलता है और क्या है, क्यों आया न्यूज़ में, ये हम देखते हैं। तो गीतांजलि शी की जो रेड समाधि है उसको ये अभी प्राइज़ मिला है ना। तो ये पहली हिंदी वर्क फिक्शन है जिसको 13 बुक्स में चुना गया है फॉर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। तो कुल मिला के इस बुक को, रेड समाधि को, ये प्राइज़ मिला है। ठीक है। ये एक इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है ना। आपको पता ही चल गया होगा, सिंस इस नॉवल को मिला है तो लिटरेचर में मिलता है। लिटरेरी अवार्ड है जो यूके होस्ट करता है। कौन? यूनाइटेड किंगडम होस्ट करता है। 2016 से ये अवार्ड 2016 से दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन एनुअली टू अ सिंगल बुक ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके ऑफ और आयरलैंड। तो यहाँ पे इसमें ये किसको दिया जाता है, मतलब या तो इंग्लिश में हो वो, या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया हो उसका, है ना। उसको 50,000 यूरोज़ का ग्रैंड प्राइज़ मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूरोज़ है इसमें। 50,000 यूरोज़ का ग्रैंड टाइटल मिलता है और ये शेयर होता है इक्वली ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में। तो जैसे मान लो हिंदी की नॉवल है ये, है ना, जैसे ये हिंदी का वर्क है तो इसको ट्रांसलेट किया गया होगा इंग्लिश में, तो जिसने ट्रांसलेट किया है उसको भी प्राइज़ मिलेगा, और जिसने ओरिजिनल ये लिखी थी उसको भी उन दोनों के बीच में ये प्राइज़ बेसिकली शेयर होगा। करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे है, यूके और आयरलैंड, है ना। ये ध्यान रखना कहाँ पे पब्लिश होना चाहिए, यूके या फिर आयरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं अबाउट पर-तपी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट, है ना। तो अब इसमें क्या क्या है, ये 3 रिवर्स हैं बेसिकली। कौन कौन सी हैं? पर है, तपी है और नर्मदा है। इन तीनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पर जो रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये नासिक से ओरिजिनेट होती है, दैट इज़ इन महाराष्ट्र। ये फिर वलसद के थ्रू फ्लो होती है। ठीक है। उसके बाद तपी जो है वो कहाँ से आती है? सतपुरा रेंजेस से आती है ना। ये भी फ्लो होती है महाराष्ट्र के थ्रू और फिर गुजरात में जाती है, एंटर करती है सूरत से फ्लो होते हुए, है ना। उसके बाद नर्मदा भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ये भी महाराष्ट्र से फ्लो करती है और बाद में फिर अगेन ये गुजरात में एंटर करती है। ठीक है। और फिर ये फाइनली ये सारी रिवर्स जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी क्या है, अरेबियन सी में ड्रेन होने वाली रिवर है। और देखो 2 चीज़ें और हैं, नर्मदा और तपी, ये दोनों रिफ्ट वैली भी बनाती हैं, है ना। तो रिफ्ट वैली रिवर्स हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। ये जो लिंक है इसमें 7 डैम्स बनेंगे। कौन कौन से डैम्स हैं? झेरी है, मोहन कवचली है, पाइखेड़ है, चश्मनदवा, चिक्कर, दबदार और केलवान, ये सारे डैम्स इसमें बनेंगे। इसमें जो झेरी डैम है ये नासिक में है बेसिकली, है ना। बाकी जो सारे हैं वो कहाँ हैं? साउथ ऑफ गुजरात में। तो वलसद और डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात के हैं साउथ में, वो उसमें ये बाकी सारे डैम्स हैं झेरी को छोड़ के। झेरी कहाँ पर है? झेरी नासिक में है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड बॉम्ब कैप्चरिंग टेक्निक। तो बोमा कैप्चरिंग टेक्निक क्या है? इसमें ये पेन नहीं चल रहा अच्छे से। बोमा कैप्चरिंग टेक्निक क्या है? बोमा कैप्चरिंग टेक्निक एक्चुअली एक एनिमल्स को कैप्चर करने की है। ये देखो, ये एनिमल्स है ना, इनको कैप्चर करने के लिए एक टेक्निक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एनिमल्स को हम लोर करते हैं। लोर मतलब लुभाना, हिंदी में अगर मैं इसका अर्थ बताऊँ दैट इज़ कॉल्ड लुभाना। तो हम क्या करते हैं कि हम जैसे मान लो यहाँ पे कोई एनिमल है ना, यहाँ पे मान लो कोई एनिमल है, तो इसको हम चेज़ करेंगे, है ना, इसको हम दौड़ाएंगे, भगाएंगे, है ना, और एक कॉरिडोर के थ्रू इसको फ्लो कराएंगे। और वो कॉरिडोर कैसा होता है? फेंस सा होता है, और ये ऐसे टेपर्ड फेंस होता है ना। अब उसमें होता क्या है कि
पता नहीं लगेगा कि इसको ये फेंस में जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास ही लोग लगा देते हैं और इनको लगता है कि हम तो फॉरेस्ट में, पर ये जैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं ना फिर ये बंद कर दिया जाता है, मतलब ये बंद कर देते हैं और फिर इनको ट्रांसलोकेट कर देते हैं, मतलब ले जाके इसको ट्रांसलोकेट कर देते हैं। जैसे चूहा होता है ना, जब चूहे घर में कैसे पकड़ते हो, वो एक देखा ना मशीन सी होती है जिसमें मम्मी ऐसे रोटी का टुकड़ा डाल देती हैं, फिर वो चूहा आता है यहाँ पे रोटी खाता है और फिर ये बंद हो जाता है ना। उसी टाइप से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लुभाना, लोरिंग, है ना। तो ऐसे ही ये हम इन एनिमल्स को बड़े स्केल में लुभाते हैं, मतलब जैसे डियर के केस में। तो इस टाइप से होता है। ये अफ्रीका में टेक्निक बहुत पॉपुलर है, ठीक है। फनल टेपर्स होते हैं, दे आर सपोर्टेड विद ग्रास मैट्स एंड ग्रीन नेट टू मेक इट लुक ओपेक फॉर एनिमल्स विच आर देन हर्डेड इनटू अ लार्ज व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट टू अनदर लोकेशन, ठीक है। तो दूसरी लोकेशन फिर इनको कैप्चर करके मतलब ले लिया जाता है। तो अभी ये इसलिए आया था न्यूज़ में क्योंकि केरलादो नेशनल पार्क से जो राजस्थान में है उसमें ये स्पॉटेड डियर्स को बेसिकली वहाँ से ट्रांसलोकेट करके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में लाया जा रहा था। इसी टेक्निक के थ्रू किया गया ये, इसीलिए न्यूज़ में था। उसके बाद केवलादो नेशनल पार्क के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। कहाँ पर है ये बेसिकली भरतपुर राजस्थान में है ना। मैन मेड मैन मैनेज्ड वेटलैंड है, क्योंकि इसका 1/3 जो एरिया है वो वेटलैंड ही है। रिवर मिलेगा आपको, पानी मिलेगा। इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1971 में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको याद रखना है। 1/3 ऑफ द पार्क इज़ अ वेटलैंड, ये मैंने बता दिया आपको। 1/3 ऑफ द पार्क इज़ अ वेटलैंड एंड मून्स एंड ओपन वाटर विद और विदाउट सबमर्ज और एमर्जिंग प्लांट्स। तो पानी है कुल मिला के, एमर्ज और सबमर्जिंग प्लांट्स है, इसीलिए वेटलैंड बोलते हैं हम उसको। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है, कोटा राजस्थान में। ये आपको याद रखना है कहाँ पर है, कोटा राजस्थान में। तो मुकुंदरा हिल्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1955 में, है ना। और नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 2004 में। तो ये ध्यान रखना, 2004 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में डिक्लेयर किया गया था। ये जो रिजर्व है ये ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर पर है ना, और उसकी ट्रिब्यूटरीज इसको बेसिकली ड्रेन करती हैं। जो पार्क है that is situated in a valley formed by two parallel mountains, that is मुकुंदरा एंड गरगोला। तो मुकुंदरा और गरगोला माउंटेन्स के बेसिकली वैली में ये रिजर्व लोकेटेड है। द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट्स 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन कौन सी है 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंदर दारा है, जवाहर सागर है और चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर आती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर के बारे में बात करते हैं। तो हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिप्स हिमालयनेसिस। तो ये कहाँ रहती है, ये बेसिकली हायर एल्टीट्यूड पे रहती है, तिब्बतिन और हिमालयन प्लेट्यू पे 1500 मीटर के वैल्यूएशन पे, सॉरी वैल्यूएशन बोल रहा हूँ, एलिवेशन पे, है ना। तो 1500 मीटर के एलिवेशन पे ये बेसिकली वल्चर रहती है ना। ये कहाँ आपको मिलेगी, इसका हैबिटेट कहाँ पर है, वेस्टर्न चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। और वहाँ से आपके रीजन्स में ईस्टर्न साइड पे आपको मिलेगी, है ना। इसके बाद ये हिमालयन फुटहिल्स पे भी मिलती है। हिमालयन माउंटेन रेंजेस कहाँ की, इंडिया, नेपाल और भूटान। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड मंगोलिया। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और मंगोलिया के हिमालयन रेंजेस में भी इसको स्पॉट किया जाता है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड। IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड। तो ये याद रखना, जो हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर है उसका IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड, ठीक है। उसके बाद अगली एक एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ लमितीय, है ना। तो लमितीय जो है 2022 किसके बीच में हुई, इंडियन आर्मी और सेशल्स डिफेंस फोर्सेस के बीच में हुई, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो लमितीय है ये किसके बीच में हुई, इंडियन आर्मी और सेशल्स के बीच में हुई। और सेशल्स की लोकेशन एक बार देख लेते हैं, कहाँ पर है सेशल्स की लोकेशन, सेशल्स इज हेयर, है ना, इधर है। तो ये आपको याद रखना कि सेशल्स कहाँ पर है, मेडागास्कर इधर है, मेडागास्कर के ऊपर आप जाओगे तो आपको सेशल्स मिलेगा। और यहाँ पे कौन कौन से हैं, सोमालिया है, केन्या है, तंजानिया है, कोमरोस है ना। ये है कोमरोस, ठीक है, यहाँ पे है कोमरोस। तो कोमरोस है इधर, सेशल्स है ऊपर। तो याद रखना, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, इधर, ठीक है। तो याद रखना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्शन 144 CRPC की, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 144। तो ये क्या करता है भाई, क्यों आया न्यूज़ में, क्योंकि इसको इम्पोज किया गया है तेलंगाना में, है ना। जब वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो गए थे तो वहाँ पे ये CRPC का 144 सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया। ये बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली पब्लिक गैदरिंग को प्रोहिबिट करता है कि आप जैसे मान लो 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक साथ असेंबल नहीं कर सकते, है ना। अगर असेंबल करोगे तो पेनल्टी जेल में डाल सकते हैं आपको। तो इस टाइप के प्रावधान इसमें रहते हैं। तो इट ऑथराइजेज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट और टेरिटरी टू इशू ऑर्डर टू प्रोहिबिट द असेंबली ऑफ 4 और मोर पीपल इन एन एरिया।
तो 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं देखे जा सकते, मतलब ग्रुप बना के नहीं खड़े हो सकते। एवरी मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली, जो 4 या 4 से ज़्यादा की असेंबली बना रहे हैं उनको रायोटिंग के केस में अंदर किया जा सकता है, 3 साल तक का पनिशमेंट उनको दिया जा सकता है जेल में, है ना। मोरओवर ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस फ्रॉम ब्रेकिंग अप एन अनलॉफुल असेंबली इज़ अ पनिशबल ऑफेंस एज वेल। अगर मान लो कोई पुलिस ऑफिशियल है, वो कोई ऐसे 4 लोग इकट्ठे खड़े हैं ना, उनको जाके बोल रहा है कि भाई आप निकलो 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 यहाँ से, इस जो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है इसमें अगर कोई अड़ंगा डालता है तो दैट इज़ ऑल्सो अ पनिशबल ऑफेंस। नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 मंथ्स। तो 2 महीने से ज़्यादा इसमें पनिशमेंट नहीं मिल सकती, मतलब ये ऑर्डर नहीं एनफोर्स में ला सकते अनटिल अनलेस स्टेट गवर्नमेंट खुद से बोले, स्टेट गवर्नमेंट खुद से इसको एक्सटेंड करे, और स्टेट गवर्नमेंट भी मैक्सिमम 6 महीने तक इसको एक्सटेंड कर सकती है। तो ये आप याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट भी मैक्सिमम इसको 6 महीने तक ही एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये इसमें आप जो इंडिविजुअल्स हैं वो वेपन भी कैरी नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी रेस्ट्रिक्शन है कि आप वेपन भी कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ DTI स्कीम। तो ये किसकी है, डिफेंस से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की होगी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा 100% पैसा कौन देगा, सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इसका सारा पैसा। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इन ऑर्डर टू बूस्ट द डोमेस्टिक डिफेंस, तो डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनका जो अभी नए सेटअप हुए हैं या जो MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, है ना, MSME स्टार्टअप्स जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, उनको बेसिकली असिस्टेंस दिया जाएगा टू ब्रिजिंग गैप्स इन द कंट्रीज डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्या है, द स्कीम वुड बी इन प्लेस फॉर 5 ईयर्स, तो 5 साल के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया है ना। इट प्लान्स टू बिल्ड 6 to 8 एडिशनल टेस्ट फैसिलिटीज़ इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट बिजनेस। तो 6-8 और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ये लोग बनाएंगे प्राइवेट बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करके। दिस विल असेस द कंट्री टू बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट बाय फैसिलिटेटिंग डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक जो इंडिजीनियस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बूस्टअप मिलेगा, है ना। हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट जो रहता है वेपन्स का वो बाहर से रहता है, तो वो डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए हमको अपने ही कंट्री में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट। एज अ रिजल्ट रिड्यूसिंग मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट्स, है ना। तो जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो अब हम कम करें, इसीलिए डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा, है ना, एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी विच कैन बी अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। द प्रोजेक्ट्स अंडर द स्कीम विल प्रोवाइड अप टू 75% ऑफ द गवर्नमेंट फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। तो इसमें सरकार बेसिकली ग्रांट देगी 75% तक का। तो ये आप याद रखना, जो रिमेनिंग 25% है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, वो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो बेसिकली बॉर्न करेंगे, वो लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो बॉर्न करेंगे, विच विल बी द इंडियन प्राइवेट एंटिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये ध्यान रखना कि ये जो स्टार्टअप्स आएंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा उसका 75% गवर्नमेंट ही दे देगी, 25% जो है वो कौन दे देगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो लोग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक्सोमार्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्सोमार्स क्या है भाई, एक्सोमार्स इज बेसिकली जॉइंट एंडेवर मिशन बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉमॉस, है ना। तो रॉसकॉमॉस और ESA के बीच में ये बेसिकली जॉइंट एंडेवर है या जॉइंट प्रोजेक्ट बोल सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सोमार्स है, मार्स में हम जाएंगे बेसिकली, है ना। एक्सो है मतलब हम लाइफ को सर्च करेंगे देर, इसमें हम ये देखेंगे कि कभी मार्स पे लाइफ थी क्या, है ना, लाइफ हो सकती है या थी कभी पहले, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वाटर ऑन द प्लानट। तो हम वाटर को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे मार्स में, और हम ये भी प्रेडिक्ट करेंगे कि वहाँ पे कभी लाइफ थी कि नहीं थी, ठीक है। ये इसका मकसद है किसका, एक्सो मार्स का। याद रखना आप किसका मकसद है, एक्सो मार्स का, ठीक है। उसके बाद लेट्स मूव अहेड और फिनलैंडलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। फिनलैंडीजेशन, सॉरी, फिनलैंड एक कंट्री का नाम है, आपको पता होगा, है ना, फिनलैंडीजेशन। तो फिनलैंडीजेशन क्या है भाई, व्हाट इज़ फिनलैंडीजेशन। तो फिनलैंडीजेशन का कंसेप्ट ये है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी कंट्री फेवर करती है किसी को, या फिर किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट वोट नहीं करती, मतलब उसके कोई भी पावरफुल कंट्री होती है ना, तो उसको अपोज नहीं करती, है ना, किसी भी चीज़ में। जैसे मान लो अभी जैसे रशिया है ना, तो रशिया ने यूक्रेन पे जो अटैक किया, इस पर्टिकुलर मूव को अपोज किया जा रहा है, रशिया को रशिया को नकारा जा रहा है बेसिकली। तो अगर कोई कंट्री रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करती है मान लो, है ना, तो वो उस टाइप का सेटअप रहता है किसमें, फिनलाइजेशन में। मतलब फिनलाइजेशन में ये होता है कि जो कंट्री होती है वो किसी पावरफुल कंट्री
के अपोजिंग मतलब उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं करती और उसको बेसिकली या तो फेवर करेगी या उसके रिफ्रेन करेगी इंटरेस्ट को अपोज करने में। जो भी पावरफुल कंट्री का इंटरेस्ट होगा उसको अपोज नहीं करेगी वो, डेस्पाइट नॉट बीइंग पॉलिटिकली अलाइड टू इट, मतलब उसका कोई पॉलिटिकल वो फेवर नहीं होगा, बट ऐसे ही जस्ट ऐसे ही नहीं करेगी वो। मतलब जैसे इंडिया है ना, अब इंडिया का एग्जांपल, जैसे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने UNGA का जो अभी रिजोल्यूशन था जिसमें रशिया को वो लोग वो कर रहे थे कि भाई नकार रहे थे कि भाई रशिया ने गलत किया यूक्रेन पर अटैक करके, है ना, इसके अगेंस्ट रिजोल्यूशन मूव हुआ था, तो इंडिया ने वोट नहीं किया, इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया, इंडिया ने वोट नहीं किया। तो अभी इंडिया ने इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट में नहीं किया इंडिया, है ना। अब ऐसे ही मान लो कोई कंट्री होती है जो रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करती है या उसको उसके इंटरेस्ट को अपोज नहीं करती है या फिर उनको फेवर करती है इनफैक्ट, है ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिंडलाइजेशन, अगर वो कंट्री का कोई भी एसोसिएशन नहीं है पॉलिटिकल इससे रशिया से, ठीक है। ये टर्म कब आया था? ये टर्म आया था जब सोवियत यूनियन ने दिस टर्म वाज ओरिजिनली यूज्ड विद रेफरेंस टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन ऑन इट्स नेबर फिनलैंड। तो रशिया यहाँ पर है और रशिया से टच करता हुआ यहाँ पे फिनलैंड है, तो रशिया का जो इन्फ्लुएंस है फिनलैंड पे वो ऐसा है कि भाई पॉलिटिकली कोई एसोसिएशन नहीं है, बट स्टिल क्या हो रहा है, पॉलिटिकल बिना पॉलिटिकल एसोसिएशन के भी जो फिनलैंड है वो रशिया को फेवर करता है और रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कभी काम नहीं करता। तो इसको हम बोलते हैं फिनलैंडलाइजेशन। इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी बिटवीन मॉस्को एंड द वेस्ट दैट फिनलैंड फॉलोड ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ द कोल्ड वॉर। तो फिनलैंड ने कोल्ड वॉर के टाइम न्यूट्रल स्टैंड दिखाया हमेशा रशिया के अगेंस्ट, है ना, तो इसको हम बोलते हैं फिनलैंडलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट के बारे में आर्टिकल। व्हाट इज ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट? और क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार ट्रांसलेट किया गया संथली में और इसको लिखा गया है ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट में। तो ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट से हम बेसिकली संथली लैंग्वेज को लिखते हैं, है ना। 92nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था, ये याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें इसको ऐड किया गया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू जिसको हम गुरु गोमके भी बोलते हैं, ये इन्वेंटर हैं किसके? ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट के, ठीक है। One of the interesting features of the Old Chikki script is that it makes use of signs and symbols long familiar to the Santals। तो Old Chikki script जो लिखी जाती है वो साइंस और सिम्बल्स के थ्रू लिखी जाती है। 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था जिसके थ्रू संथली, बोडो, डोगरी, मैथिली को ऐड किया गया था शेड्यूल 8 में, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। और कमेंट करके आप मेरे को ये बताओगे कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 में, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन शेड्यूल 8, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं। तो एक तो आ रहा है रीजनेबल वर्ड, दूसरा क्या आ रहा है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है भाई? रहना, है ना, रहने देना, रेजिडेंस। एकोमोडेशन मतलब आप कहीं अकोमोडेट करते हो या फिर आप कहीं जाते हो तो अकोमोडेशन मिलता है आपको, है ना। तो इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उससे कुछ रिलेटेड नहीं है वैसे। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन का क्या मतलब है कि आप किसी दूसरे के इंटरेस्ट को अकोमोडेट करोगे, मतलब कि it is a principle that promotes equality, enables the grant of a positive rights, है ना, and prevents discrimination based on disability, health condition और personal belief। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, है ना, सब बराबरी से हम सबको ट्रीट करेंगे और जो मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं उनको हम थोड़ा पॉजिटिव राइट दे देंगे, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे देंगे ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ पाए। डिस्क्रिमिनेशन हम प्रिवेंट करेंगे डिसेबिलिटी के बेसिस पे, हेल्थ कंडीशन के बेसिस पे, है ना, और पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे। तो इन सब पे हम डिस्क्रिमिनेशन भी प्रिवेंट करेंगे। इट कैप्चर्स द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड प्राइवेट पार्टीज टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ टू फैसिलिटेट देयर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो एक उनका पार्टिसिपेशन हम बढ़ा पाएँ, किसमें? सोसाइटी में हम उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा पाएँ और फुली वो पार्टिसिपेट कर पाएँ बेसिकली, है ना। तो इसमें बेसिकली स्टेट और प्राइवेट पार्टीज मिल के सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये किसके एग्जाम्पल की? रीजनेबल अकोमोडेशन की। तो जैसे मान लो आप UPSC का इंटरव्यू है लेट्स से, है ना, तो वहाँ पे कोई लेट्स से जो बोल नहीं पाते हैं वो आए हैं इंटरव्यू देने, तो उनके लिए ट्रांसलेटर प्रोवाइड करना, उनकी साइन लैंग्वेज को रीड करके पैनल को बताना कि क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट वुड बी अ केस ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। आप असिस्ट कर रहे हो, आप इनको मदद कर रहे हो, है ना। allowing scribes during written test or sign language interpreters during interviews will also be a form of accommodation। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अबाउट नेशनल ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम। तो नेशनल ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम सिंपल नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई हम ड्रग से जो एडिक्शन है उसको हम हटाएंगे, है ना, जो ड्रग का एडिक्शन है उसको हम हटाने वाले हैं।
किसका है? अब ड्रग से एडिशन हटाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। क्या करेंगे हम इसमें? अफोर्डेबल, ईजी, एक्सेसिबल एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करेंगे सारे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के लिए, है ना। तो जैसे जो लोग जैसे मान लो सिगरेट के आदी हैं या फिर अल्कोहल के आदी हैं, तो ये क्या है? ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हैं। थ्रू द गवर्नमेंट हेल्थ केयर, तो उनको हम गवर्नमेंट हेल्थ केयर के थ्रू बेसिकली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं उनके थ्रू बेसिकली हम इनको ट्रीटमेंट देंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हेल्थ केयर स्टाफ है उनकी कैपेसिटीज़ को बिल्ड करेंगे, है ना, इन रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। तो भी ऐसे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हैं जो सब्सटेंस लेके एडिक्शन होता है ना, जैसे अल्कोहल है वो एक सब्सटेंस है, उसको लेके आप एडिक्ट हो जाओगे अल्कोहल के, तो उस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको उनके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है हेल्थ केयर स्टाफ को, उनको रिकॉग्निशन मिलता है उस चीज़ के लिए, है ना, सर्टिफिकेशन मिलता है ना, और प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है उनका। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ की अगर हम बात करें तो कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? एम्स न्यू दिल्ली है, PGIMR चंडीगढ़ है ना, निम्हांस है बेंगलुरु का, है ना। तो ये 3 मेजर हैं, उसके बाद और भी हैं बाकी मेजर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज यही हैं। नोडल सेंटर की अगर हम बात करें तो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एम्स का नोडल सेंटर है। उसके बाद इसमें और हम बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। ये जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, ये सब इसी के अंदर ही है ना। इसके बाद और ये बेसिकली और इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार ने लिए हुए हैं मतलब एडिक्शन को रोकने के लिए। तो पहला इसमें है नेशनल प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, और दूसरा है नशा मुक्त भारत अभियान। इसमें हम नशा मुक्ति केंद्र बनाते हैं बेसिकली, और उसमें जाके आप एनरोल कर सकते हो और अपने आदत को हटा सकते हो। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है। तो ये सारे और स्टेप्स हैं ड्रग डी एडिक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के बारे में। तो ये किसने रिलीज़ किए हैं? नीति आयोग ने। नीति आयोग ये अवार्ड देता है। बेसिकली क्या मतलब होगा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया? मतलब वुमेन को प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब वुमेन का रिकॉग्नाइज़ करने के लिए उनके लीडरशिप स्किल्स को, जो वो काम कर रही हैं उनको, है ना, और कैसे वो काम इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन जनरल, उसको करने के लिए ये बेसिकली ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, है ना। टू हाईलाइट द कमेंडेबल एंड ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर्स ऑफ इंडियन वुमेन लीडर्स एंड चेंज मेकर्स, ठीक है। द अवार्ड हैज़ बीन होस्टेड अंडर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जो कि नीति आयोग ने बनाया था। नीति आयोग के अंदर आता है ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ये एक एग्रीगेट पोर्टल है बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को कैटलाइज करता है वुमेन्स के लिए, है ना, और इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को हटाता है। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन वुमेन्स तक नहीं पहुंच पा रही है उस इन्फॉर्मेशन को ये बेसिकली प्रोवाइड करता है। इसके पिलर्स की अगर हम बात करें तो इसमें है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, ये सारे इसके पिलर्स हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं और थैंक यू करते हैं हम इसको क्योंकि अब स्लाइड ख़त्म हो गई है। बाकी लेक्चर हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बाकी स्लाइड्स हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.taleemanway.com, and if you like our work please leave us a review and recommend this lectures to your friends। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पे भी एनरोल कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी पढ़े हैं। सो गो hurry up and utilize those free courses in your preparation। Thank you so much, bye bye and take care।